क्यों? जंक्टी में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम एक नए पैनल के साथ फिर हैं राजस्थान सरकार के बजट पर। हमारे साथ राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री टीकाराम जूली साहब जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी हमारे साथ में हैं, भाजपा की सीनियर लीडर हैं, और सीपीएम लीडर और विधायक बलवान पूनिया जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं बलवान जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। बजट का डिवीजन कर दिया गया और एग्रीकल्चर बजट अलग से आएगा, ये किसान आंदोलन को देखते हुए या वास्तव में राजस्थान की डिमांड थी? ये काफी दिनों से डिमांड भी थी। लोग जिक्र करते थे कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है, इसका अलग से बजट आना चाहिए। बाकी इस मामले में कोई दो राय नहीं कि सीएम साहब कई मामलों में ऐसे फैसले ले जाते हैं जिससे लोगों के दिमाग में जगह बन जाती है कि ये वक्त पर जरूरी था। आज किसान को लेकर के पूरे देश में चर्चा है, जोरदार आंदोलन चल रहा है। इस संबंध में ये उठाया हुआ कदम बेहद ही ठीक है। और बजट तो जब कृषि का आएगा तब उसमें देखेंगे किस हिसाब से क्या पैकेज लेकर के आते हैं। जी अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ मायनों में अशोक गहलोत ने एक नई बात कही है कि जो योजनाएं हो प्रदेश के हित की हो, जिससे प्रदेश का भला हो, उसे पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। जैसे उन्होंने भामासा डेटा सेंटर का जिक्र किया, ईस्टर्न कैनाल का जिक्र किया कि 13 जिलों के लिए 37,000 करोड़ की योजना है, उसे केंद्र से आप लोग सहयोग करके उसे पूरा कराएं, प्रदेश का भला होगा। एक सबसे बड़ी जो बात अगर यहाँ कहें कि 4 विधायक जो दिवंगत हुए हैं उन्हें हम भी श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज का अनाउंसमेंट किया जिसमें किरण माहेश्वरी से शुरुआत की है। तो कुछ ऐसा है कि पार्टी लाइन से अलग हटके देखना चाहिए इन चीजों को। देखिए, किरण जी सदन की सम्मानीय मेंबर थी और वो एमपी रही, कैबिनेट मिनिस्टर रही, और शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग उनके पास था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके नाम से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, उसका तो हम सब स्वागत करते ही हैं। पर मेरा इतना जरूर कहना है कि चूंकि उपचुनाव है, इसको उपचुनाव से लेकर के नहीं जोड़ना चाहिए, और ये परंपरा रीति उन्होंने डाली है तो ये परंपरा हमेशा कायम रहनी चाहिए, है ना। ये है महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पूर्व में भी कई लोग दिवंगत हुए हैं, है ना। चुनाव की राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा इतना सा कहना है। और यदि उन्होंने चुनाव की राजनीति से बगैर जुड़े ये घोषणा की है तो ये स्वागत योग्य घोषणा है, इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है इसमें कि चुनाव की राजनीति हो सकती है? क्योंकि गर्ल्स कॉलेज के लिए वो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, वो जो उन्होंने नामकरण किया है ना, राजसमंद कॉलेज का नामकरण उन्होंने किरण माहेश्वरी जी के नाम से किया है। और चूंकि अभी चुनाव है, हम सब जानते हैं, और जो स्थिति अभी नगर पालिका के चुनाव में हुई है, कांग्रेस की पंचायत राज के चुनाव में हुई है, उससे शायद चूंकि ये सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग हैं, सत्ता पक्षी पार्टी है, और वो किसी भी तरह से डिफेक्ट नहीं खाना चाहती है, और उस वजह से ये राजनीति की गई हो। तो यदि राजनीति की गई है तो फिर ये अच्छा संकेत नहीं है, परंतु यदि मन से, स्वच्छ भाव से परंपरा स्थापित करने के लिए की गई तो ये बहुत अच्छी बात है। राजनीति में ऐसी परंपराएं स्थापित होनी चाहिए। दूसरा, मैं योगेन जी आपको कहूँगी, आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो खूब की, लेकिन जैसा मैं हमेशा अक्सर ये बात कहती आई हूँ कि महिलाएं जो है वो इस देश का, इस प्रदेश की आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी के लिए इस पूरे बजट में सिर्फ एक लाइन में उन्होंने चर्चा की और कहीं पर भी उनकी चर्चा नहीं की। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। महिला कॉलेज की उन्होंने घोषणा की, किरण माहेश्वरी जी महिला थी, उसके नाम की घोषणा की, अच्छी बात है, परंतु महिलाओं पर कितना बजट दिया वो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन की जो स्कीम है वो पिछली गवर्नमेंट की ही स्कीम है, वो सैनिटरी नैपकिन तो बांटे जाएंगे, लेकिन उसका डिस्पोजल कैसा होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है। जो पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाएं हैं लॉकडाउन की अवधि में, वो घर बैठी हैं, उससे बाल विवाह बढ़ेंगे, है ना, उसकी कोई कार्य योजना नहीं है कि उनको कैसे रोका जाए, वापस बेटियों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने इंदिरा गांधी सखी सेंटर की बात करी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीनेम किया है योजना का। जो महिला सहायता केंद्र है, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, जो हर जिले में है, उन्हीं महिला सहायता केंद्रों को उन्होंने इंदिरा गांधी सखी केंद्र बोल दिया। बताइए, तो ये तो चूंकि हम लोग, मैं मिनिस्टर रही हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये तो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र ऑलरेडी चल रहे हैं, सहायता केंद्र ऑलरेडी चल रहे हैं, उनका ही रीनेम किया गया है। तो ये नई कोई चीज, जो नया आदमी वो तो समझेगा कि हाँ नई चीजें, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इसको भली बातें जानते हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं, सिर्फ नया आवरण। जिस तरह से अन्नपूर्णा रसोई योजना को इंदिरा गांधी रसोई योजना कह करके नया आवरण दिया गया, जिस तरह से जल स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी के नाम से चलाया गया, जिस तरह से गौरव पथ को विकास पथ के नाम से चलाया गया, तो ये रीनेम कर करके उन योजनाओं को चला रहे हैं, ये मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है इस मामले में। जी टीकाराम जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी कुछ चीजें तो आपने अनीता जी के आरोप सुने,
उसके अलावा आपके पास में जो डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा एक उम्मीद की किरणें भी हैं लोगों की। और राजस्थान में क्या दुनिया में इस वक्त जो पेंडेमिक की वजह से हालात बिगड़े हैं, बेरोजगारी और श्रम का जो कमी आई है उसका बड़ा एक वो है। इस बजट से आपको लगता है कि हम वापस से वो स्थिति तो कब आएगी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कम से कम एक लोगों में एक भरोसा पैदा कर पाएंगे कि हाँ बिल्कुल एक गार्जियन की भूमिका में सरकार आपके साथ में खड़ी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट जो है इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है और इससे अच्छा बजट कोई हो नहीं सकता। ऐतिहासिक बजट, सारी चीज़ें दी है, जनता से कुछ लिया नहीं है, नया कर कोई भी नहीं लगाया गया। और ख़ास तौर से अगर मैं मजदूरों की बात करूं तो कोविड के समय में भी लगभग 30 लाख लोगों को 3500 रुपये सरकार के द्वारा दिए गए और अब वापस उन 30 लाख लोगों को 1,000 रुपये 2 बार में, यानी 2-2 हज़ार रुपये उन परिवारों को वापस दिए जाएंगे ताकि उनके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। साथ ही साथ इस प्रकार पैसे देने की बजाय उनका परमानेंट सॉल्यूशन हो, इसके लिए ज़रूरत है इंडस्ट्री की। नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है, नई इंडस्ट्री आएंगी। रिप्स की जो स्कीम है उसके अंदर काफ़ी संभावनाएं बनी हैं, उनमें और भी छूट दी गई है। जो नए उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए छूट दी गई है। अंबेडकर प्रोत्साहन योजना उद्यमी के लिए वो लागू की गई है। और साथ ही साथ रियल इस्टेट के अंदर जिस प्रकार से तेजी लाने के लिए रजिस्ट्री में, डीएलसी की दरों में और अन्य जो इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनसे बिजनेस बढ़ेगा, उन सारी चीज़ों के अंदर सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उससे निश्चित तौर पर ये आप देखेंगे इसका असर आने वाले टाइम में मिलेगा आपको कि मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो। इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। जी, अभी आपने सुना अनीता जी ने 2 आरोप लगाए। एक तो इलेक्शन बेनिफिट के लिए अगर योजना लेकर के आ रहे हैं तो बहुत गलत बात है और प्रदेश की जनता देखेगी इसे। और दूसरा, कुछ योजनाओं का रीनेम किया है आप लोगों ने, योजनाएं ऑलरेडी रन कर रही थी तो उनका नाम बदला है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई राजनीति करने के लिए इस समय उपचुनाव के लिए नाम हमने रखा है। ये तो एक कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो इस चीज़ के लिए गहलोत साहब की तारीफ करनी चाहिए। सब लोगों ने तारीफ की आज विधानसभा के अंदर कि जिस प्रकार से चारों हमारे जो दिवंगत माननीय सदस्य रहे उनके नाम से कॉलेज की घोषणा की, उनके नाम से कॉलेज की घोषणा की। इसमें राजनीति इन लोगों को नज़र आ रही है। हमने तो कहीं राजनीति करने के लिए ये स्कीमें या ये कॉलेज नहीं खोले हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि स्कीमों का नाम बदलने का काम इन लोगों के द्वारा इनके समय में किया गया था। जिस समय राजीव गांधी सेवा केंद्र बने थे तो उनका नाम इन लोगों ने बदल कर अटल सेवा केंद्र किया था। मैं ये कहना चाहूँगा इसमें भी आप अन्नपूर्णा रसोई का कॉन्सेप्ट और इंदिरा रसोई का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। वहाँ एक गाड़ी के पास इस प्रकार से जैसे ठेली पे खड़े होके खा रहे हो, इस प्रकार से खाने की व्यवस्था थी। इंदिरा रसोई के अंदर बैठा के बाकायदा नया फर्नीचर दिया गया है, बैठा के खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सामने जो खाना खाने भी जाता है उसको पूरा सम्मान मिलता है। ऐसे नहीं है कि कहीं रोड पे खड़ा होकर वो खा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। स्कीमों का नाम बदलना एक अलग बात है, लेकिन हमने उसके ऊपर काफी चेंजेस किए हैं। ये शायद इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इनका नाम इन लोगों ने बदला है। बलवान जी, एक बड़ी घोषणा और की गई है, ग्रीन कॉरिडोर बनेगा 6.3 गीगावाट का, जो बिजली सप्लाई के लिए किसान के लिए, उसको अलग से एक कंपनी भी बना दी गई है। ऑलरेडी हम घाटे से जूझ रहे हैं, एक नया घाटा और होगा इससे। चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि किसान इससे बेनिफिट ले पाएगा? किसानों की जब फसल पकाई पर होती है या फसल पिलाई पर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली की डिमांड रहती है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी। दूसरी, ये रात के समय जब सर्दी का टाइम होता है, वो -3 डिग्री 5 डिग्री के टेम्परेचर की रातें होती हैं, उस समय जब किसान मांग करता है कि आप हमें दिन में ही बिजली दीजिए, उस समय ये मील का पत्थर साबित हो, बशर्ते ये चीज़ें सड़क धरातल पर उतरे तो किसान के लिए अच्छा रहे। अब तक का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है आपका? तीसरा साल है आपका भी। कोरोना की वजह से कुछ चीजें जो धरातल पर नहीं उतर पाई है। हालांकि 2 योजनाओं में हमारे क्षेत्र में तो खास करके मैंने देखा है, जो बजट में घोषणा हुई वो चीजें धरातल पर उतरी हैं। चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की बात हो, चाहे ITA कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे नहरी तंत्र में सुधार की बात हो, जैसे सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग चल रही है अभी उसके लिए बंदी ली हुई है जो आज पूरी हो रही है। तो वो चीज़ें धरातल पर
अब आज जो पहली बार सड़कों की शायद 2 साल के ये तीसरे बजट में सड़कों पर पहली बार घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ जो बजट में घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने, ये सारी की सारी घोषणाएं अगर सड़क पर उतरती तो निश्चित तौर से एक बिजली के क्षेत्र को छोड़ करके बेहतर करने का प्रयास किया। बिजली में पूरे राजस्थान की मांग थी, तो मैं विधानसभा में इस बात को रखूंगा दोबारा। बिजली में पूरे राजस्थान की मांग ये थी, एक तो मांग उन्होंने पूरी की कि बिल 2 महीने के एक साथ आने चाहिए, लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण मांग ये थी कि बिजली के दाम बढ़े हुए वो दाम सरकार वापस ले, चाहे कितने ही पैसे वापस लेती सरकार को वापस लेने चाहिए थे। इस बात की मांग भी हम विधानसभा में दोबारा करेंगे। जी, एक दूसरी बात और है यहाँ पे कि एमएलएज को भी बेनिफिट दिया गया है कि आप 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, 5 करोड़ रुपए तक का आप सड़कों के लिए आप करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों की 2 साल की जो एमएलए लेड है उसको अभी दूसरे काम में लगाने के बाद अलग से मिलेगा या फिर ये नहीं अलग से मिलेगा। और एक बड़ी बात ये कि एमएलए लेड जो एमपी लेड कोरोना में स्थगित कर दिया 2 साल के लिए, वो एमएलए लेड राजस्थान में स्थगित नहीं हुआ। हाँ जरूर उसमें एक राइडर था कि आप 1 करोड़ रुपए चिकित्सा में देंगे, इसके अलावा बाकी 1.25 करोड़ रुपए हम दूसरे मद में दे सकते हैं। इसमें एक बड़ी चीज और है देखने वाली, 10 करोड़ रुपए हर नगर पालिका क्षेत्र में मिले। हर नगर पालिका क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए मिलेंगे तो शहर में भी आप अपने हिसाब से एमएलए डीपीआर बनवा करके काम करवा पाएगा, जिससे चाहे किसी में पानी निकासी का मसला हो, चाहे सड़क का मसला हो, उसमें काम कर सकते। अनिता जी, आपके यहाँ तो निगम भी है, एक अलग बेनिफिट दिया है सड़कों के लिए भी, पानी के लिए भी। उससे कुछ ऐसे सेक्टर्स में राहत मिल पाएगी क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या है। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने 2 बार कहा, जिक्र भी किया कि आप लोग 10 सांसद, 7 राज्यसभा सांसद और 25 लोकसभा सांसद राजस्थान की जनता ने आपको दिया है, तो कम से कम 37,000 करोड़ की ईस्टर्न कैनाल योजना जो है जिससे 13 जिले लाभान्वित होंगे, उसमें सहयोग करें। देखिए योगेन जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने जिक्र किया जुलाई की सभा का जो जयपुर में हुई, उन्होंने जिक्र किया अजमेर की 6 अक्टूबर की सभा का जो अजमेर में हुई। तो 6 अक्टूबर की सभा में भी मैंने मंच शेयर किया था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, और जुलाई की सभा में भी मैं मौजूद थी, है ना। ये झूठ, यदि झूठ 100 बार बोला जाएगा तो वो सच नहीं हो जाता है ना। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी भी घोषणा नहीं करी कि ईस्टर्न कैनाल को हम राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करेंगे, कभी भी उन्होंने घोषणा नहीं करी। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले महामहिम के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोल रहे थे तभी भी उन्होंने ये बात करी और आज भी उन्होंने ये बात करी। तो बार बार बोल करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो बहुत सीनियर लीडर हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री तीसरी बार बनना राजस्थान जैसे प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में वो गलत बयानबाजी करते हैं तो मुझे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं खुद शेयर थी और आपने तो मीडिया के माध्यम से उनकी पूरी स्पीच प्रधानमंत्री के नाते से पूरे देश भर में गूंजी थी कि उन्होंने क्या क्या बोला था। दूसरी बात, वो जरूर ये कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान से ही माननीय मंत्री महोदय हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात करी और एज ए विधायक भी मैंने उनसे बात करी। तो जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हम राजस्थान को पूरा पैसा देना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की यूसीसीसी पिछली बार उन्होंने 1000 करोड़ रुपया दिया और 600 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को लगाना था। तो उनके पास अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, लेकिन यूसीसीसी उनके पास नहीं पहुंची है। ऐसी स्थिति में वो राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पैसा। अब तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अर्बन जल जीवन मिशन की भी घोषणा की है और 2 लाख करोड़ रुपया की व्यवस्था उसमें की है। तो अर्बन जल जीवन मिशन में तो हम शहरी क्षेत्र में भी पैसा ले सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी पैसा ले सकते हैं। तो हम क्यों नहीं लेते हैं वो पैसा? हम एक ही एक बात को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, परंतु हम पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ये पैसा यदि हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मुझे दुख ही इसी बात का है। मैं आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में बोल रहे थे तभी भी मैंने ये बात कही कि ये गलत बयानबाजी है, इसको ठीक किया जाए और ये गलत बयानबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जो लोग साक्षी हैं, क्योंकि इतिहास वापस पलटता है, इसलिए गलत बयानबाजी है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम 37,000 करोड़ रुपए का उपयोग कर पाएंगे? जी, जुली साहब आपसे लूंगा, लेकिन मैं एक बार बलवान जी के पास जाना चाहूंगा। बलवान जी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो बीमा कवच दिया गया है समाज के सभी लोगों को, इसको लेकर क्या कहेंगे? सीमांत लघु काश्तकार भी हैं उसमें, और भी लोग हैं, और कुछ मेडिकल यूनिट्स को भी स्थापित करने की बात कही है। निश्चित तौर से लोगों में विश्वास पैदा करने का एक प्रयास है। इस प्रयास को अगर सिरे चढ़ा देते हैं तो आम जनता को इससे
विश्वास पैदा होगा। और जैसे निःशुल्क दवा योजना सीएम साहब भी पहले आप अपनी सरकार में लेकर के आए थे, इसमें जो दायरा बढ़ा है उसे लोगों में अभी भाग भाग के एसडीएम के पास जाने की जरूरत नहीं बचेगी कि साहब मेरे को खाद्य सुरक्षा में शामिल करो, बाबा साहब से जोड़ो तब मुझे इलाज मिलेगा। दवाइयों का दायरा, जांच का दायरा बढ़ा है। इसे मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जाहिर की है और इसमें गंभीरता से लागू भी इसको किया जाए। जिस तरीके से बहुत तेजी से कोरोना में जिलों में लैब स्थापित की गई और कोरोना की जांचें की गई, तो इस योजना को भी गंभीरता से सरकार लागू करे ताकि जनता को फायदा हो। जी जूली साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी अनीता जी ने कहा कि बार बार इस बात का जिक्र करना कि 37,000 करोड़ की जो योजना है उसमें हमें हेल्प करिए, लेकिन ये अनाउंसमेंट ही नहीं किया कभी। नहीं, देखिए अनाउंसमेंट किया है तभी तो हम कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये स्कीम इन लोगों की बनाई हुई है। माननीय वसुंधरा जी ने ये प्रपोजल बनाया था और इनके द्वारा ये भारत सरकार को भेजा था और तभी से पेंडिंग है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारा काम राज्य सरकार ही करे। आज 25 सांसद इन लोगों के हैं लोकसभा के अंदर, 7 हैं राज्यसभा के अंदर, तो उनका भी कुछ बनता है कि कुछ तो लेके आए। जल जीवन मिशन की जो बात करते हैं उसके अंदर भी पहले रेशो स्टेट गवर्नमेंट का कम होता था, लेकिन अब 50-50% कर दिया। राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद भी दूसरे स्टेट जो हैं उनके अंदर जो जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, उन स्टेट्स के लिए अलग से केंद्र सरकार मदद कर रहा है। लेकिन राजस्थान के मंत्री होने के बाद में भी, क्योंकि राजस्थान का जितना बड़ा भूभाग है, आप देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा छितरा हुआ है। राजस्थान के अंदर देश का 10% भूभाग है, लेकिन पानी 1% है। जिस प्रकार से पानी को पहुंचाने की जो व्यवस्था की जाएगी उसमें खर्चा बहुत अधिक आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार उसके अंदर कोई मदद नहीं करना चाहती। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमें राजनीति से ऊपर उठ के केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केंद्र से जो मदद कर सकते हैं वो केंद्र से मदद करें। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ गहलोत जी जो दे पा रहे हैं उससे और अच्छा दे पाए, इसके लिए हम प्रयास करें। जूली साहब, ऑलरेडी 47,000 करोड़ के घाटे की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। योजनाएं काफी और एक लंबा एक बजट जो दिया उन्होंने, ये सब पूरी कैसे होंगे? क्योंकि देखिए नया टैक्स आपने लगाया नहीं है, पिछले बजट अनुमानों से ज्यादा बजट आप लोगों खर्च कर चुके हैं पिछले, जो अगर उसकी समीक्षा जो की है, तो ये सब कुछ कर्ज के भरोसे होगा। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का बजट का मैनेजमेंट अशोक गहलोत जी कर सकते हैं ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने पहले करके भी दिखाया है। कोरोना के समय में तो सारे रास्ते बंद हो गए, तो उसके बावजूद भी जिस प्रकार का काम राजस्थान के अंदर हुआ, खुद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। पूरे देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, सबसे अच्छी रिकवरी रेट, और आप जांच की बात करें, जगह जगह सभी जिलों के अंदर जो लैब स्थापित हुई, जिस प्रकार से आईसीयू बनाए गए, बेड बढ़ाए गए, और आज भी आप देखेंगे आज के बजट के अंदर मेडिकल के क्षेत्र में जो किया है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। आज पीएचसी, सीएचसी, हॉस्पिटल के अंदर नए आईसीयू, एनआईसीयू और साथ के साथ नर्सिंग कॉलेज, इस प्रकार का सारा जो स्ट्रक्चर जो मजबूत करने की बात की। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा हेल्थ सेक्टर में, जैसा कि अभी आपने बताया था कि सभी लोगों का 5 लाख का बीमा, और साथ के साथ जो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार की तरह, जहां केंद्र के अंदर ईसीएच योजना है, उसी प्रकार से राजस्थान की योजना चलाई जाएगी, ताकि वो अपने कार्ड से कहीं भी मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, कैशलेस इलाज होगा। तो कितना बड़ा आप ये देखेंगे कि विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसका फायदा सब लोगों को मिलेगा। अनिता जी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की जा रही है, पूरे प्रदेश की जनता को एक बीमा रक्षा कवच दिया गया है, इसके तो काबिल तारीफ कहें इसे तो, क्योंकि जब अनाउंस कर चुके तो ये देना होगा, लोग मांगेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए योगेंद्र जी, जो बीमा कवच की बात करें ना, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में आ गया था। भामाशाह की तर्ज पर आयुष्मान भारत योजना आया था। भामाशाह में 3 लाख का कवरेज था, इसमें 5 लाख का कवरेज था। आप देखिए, ये गवर्नमेंट 2 साल तक उस स्कीम को लेकर के बैठी रही। 2 साल पूरे हो गए, तीसरा बजट है ये, उस स्कीम को लेके बैठी रही। और अब चूंकि तीसरा बजट है, अब चुनाव में जाना है, अब करना तो है नहीं कुछ,
कुछ स्टेट से तो लगाना नहीं है। अब चूंकि चुनाव 1 साल तो पूरा निकाल देंगे इस स्कीम से जोड़ने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए 1 साल पूरा निकल गया तो 3 साल निकल गए, फिर आपको लास्ट के ईयर में करना है ताकि आपको पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। और आपकी सरकार आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये आयुष्मान भारत योजना को 2 साल तक क्यों लेकर के बैठे रहे, पहली बात तो ये। और ये जो स्कीम आई है ये तो केंद्र सरकार ने लाया, जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करने की बात टीकाराम जी कह रहे हैं, मुझे बताइए इसमें से कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है? सारे मेडिकल कॉलेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग योजना, केंद्र पोषित योजना के तहत बन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा है इसके अंदर। और ये बात कर रहे हैं कि हम इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, पहली बार राजस्थान में इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। भैया पहली बार कैसे खोल रहे हैं? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है आपको, इसलिए आप खोल रहे हैं। ये पीएससी सीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इसलिए आप खोल रहे हैं। आपका स्टेट बजट का, स्टेट का पैसा कितना लगा है ये एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। आप फिर मेडिकल पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में सिर्फ मेडिकल, स्वस्थ रहे लोग, इस पर फोकस किया गया है। इसलिए सारा का सारा फोकस आपने, चूंकि आपको केंद्र से पैसा मिलने वाला है उन स्कीमों में, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। तो ये तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो अच्छे से बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि केंद्र के बजट में ये सारी योजनाएं हैं, इसलिए हमको भी वो इम्प्लीमेंट करनी है। हमें तो आपको ये लग रहा है कि बजट जो है ज्यादातर योजनाएं केंद्र के पैसों पे डिपेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल केंद्र के पैसे पे डिपेंड है। आप बताइए मेडिकल कॉलेज बता दो ना, मेडिकल कॉलेज तो सारा, यदि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की बात नहीं की होती तो ये मेडिकल कॉलेज आज से 2 बार मुख्यमंत्री रहे ना, अंदर भी 60-40 का रेशो रहता है, मुख्यमंत्री रहे ना, तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने? ये पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा जी ने 60-40 का रेशो है, उसके अंदर भी 60-40 का रेशो है। मैं क्या कह रही हूँ, 60-40 का रेशो है, तो आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि 60 रुपए तो जो है केंद्र सरकार देगी, यानी कि आपको 20% ज्यादा दे रही है केंद्र सरकार आपको, पर आप केंद्र सरकार को नाम नहीं दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने किया, इतने विजन वाले मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री ये कर सकते हैं। भाई वो उन्होंने किया इसलिए मुख्यमंत्री उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारी संघीय शासन की व्यवस्था है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए वहां से जो पैसा आ रहा है, 60 पैसे तो दे ही रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, आप तो 40 ही दे रहे हैं। उस 40 में भी आप उनका नाम नहीं करना चाह रहे। आपने आयुष्मान भारत योजना को लेकर के बैठ रहे, फिर आपने उसको रीलॉन्चिंग किया है, ये सोचकर की जनता भूल गई। वसुंधरा जी के समय में आगे था, आपने तो लागू नहीं किया। हमारे तो थी ना, भामाशाह था ना, आपने तो भामाशाह को भी बंद कर दिया। आयुष्मान भारत उस समय आया ही था, आया ही था। वसुंधरा जी नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है उसको लागू किया जाए। ऐसा नहीं है, आप गलत लागू कर दी तो राजस्थान क्यों लागू? मैं कह रही हूँ ना, ये 2018 में 18 के बजट भाषण में लॉन्च किया था, 18 में आ गई थी, 18 में दूसरे स्टेट में लागू कर दिया था, लेकिन वसुंधरा जी ने हमारे जानबूझ के इसको लागू नहीं था। भाई भामाशाह को देख करके ये स्कीम बनी थी केंद्र सरकार में, मैं स्पष्ट रूप में, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। ये वसुंधरा जी का विजन था, वसुंधरा जी ने ही भामाशाह स्कीम लॉन्च करी थी, और उसी मॉडल पर केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और पूरे हिंदुस्तान भर में लागू किया। क्योंकि हमारे को देख करके हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सबसे पहले राजस्थान में लॉन्च हुआ ना, ये भामाशाह था, आयुष्मान नहीं था, बस इतना ही अंतर, नाम में अंतर था, भामाशाह था ना। हम तो चुनाव में जा रहे थे ना, हमारे यहाँ ऑलरेडी लागू करनी चाहिए थी, हमने किया ना, अरे हमने किया ना, हमने 3 लाख का 5 लाख का कवरेज उस समय कर दिया था। नहीं किया, भामाशाह में 3 लाख का ही कवरेज था। हाँ, भामाशाह में 3 लाख का कवरेज था, फिर आयुष्मान जब आया तो भामाशाह में 5 लाख का कवरेज हो गया। भामाशाह में 3 लाख का कवरेज रहा है, क्योंकि आयुष्मान को लॉन्च किया था, नाम सिर्फ भामाशाह था, क्योंकि हमारी योजना राजस्थान, हम आपको भी गर्व होना चाहिए इस बात को लेकर के कि राजस्थान ने जो स्कीम बनाई, वसुंधरा जी के टाइम में जो स्कीम बनी, उसको देश भर में आज उसको इतनी अच्छी स्कीम है कि देश भर में उसको लागू करने में, मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क जांच, निःशुल्क ये इससे आगे दवा जो लागू की उसको पूरी दुनिया ने सरकारी में था। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर के इलाज करा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कितना वर्डन था, और उस वर्डन को कम किया गया इसके द्वारा, और उन संसाधनों का उपयोग किया गया ताकि लोगों को चिकित्सा सेवाएं मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मुझे मालूम है ये बात, सबको रोकने के लिए ऐसी फुलप्रूफ स्कीम भामाशाह योजना आपको लागू नहीं करनी थी, इसलिए आपने फर्जीवाड़े की बात कर दी। आप बताइए ना, फर्जीवाड़ा जांच करिए, सरकार आपके पास है, आप जांच करिए और जांच करके अरे मैं कह रही हूँ ना, हमने बनाई भैया, ये योजना राजस्थान स्टेट ने बनाई है, लागू करने की बात ही नहीं है।
पर राजस्थान स्टेट ने बनाई और 5 लाख का जो बीमा कवरेज मिला वो हमने लागू किया। जब प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था उसको 3 लाख की जगह 5 लाख किया। नहीं, राजस्थान में लेकिन 3 नाम लाख की हमने- था, 5 लाख नहीं, हमने किया है। आप ना, ये तो आपने नहीं किया 5 भाई, लाख हमने किया प्रधानमंत्री जी है ने और किया भाई। भामाशाह का भाई, दायरा प्रधानमंत्री जी ने हमने किया, बढ़ाया आपने है। नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया, भामाशाह का 5 जो लाख दायरा है उसको हमने बढ़ाया है। एनएफएसए में जो लोग हैं भामाशाह मैं क्या कह रही हूँ, ये तो 5 लाख तो आयुष्मान भारत मैं ये कह रही हूँ 5 लाख की जगह आप 6 लाख रुपए देंगे तो मुझे समझो, मैं समझूंगी कि हाँ आपने ये 1 लाख जी। रुपए एडिशन चलिए अनीता जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा लोगों को अलग से इसके अंदर जी। टिकाराम जी, किया है। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। बजट बहुत लंबा बजट, और क्योंकि बजट पूरे प्रदेश का होता है, एक दिन की बहस में हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हाउस में भी इसके लिए काफी एक लंबा समय दिया जाता है जिसमें डिबेट होती है। लेकिन फिर भी अपनी अपनी बात रखने की बात आती है। और जब अब बजट पे बहस चलेगी तो निश्चित मान के चलिए कि एक बार फिर, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, केंद्र वर्सेस स्टेट, इसका जिक्र जमकर होगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री जी को पूरा क्रेडिट देंगे, लेकिन जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं पूरी तरह से योजनाओं को केंद्र आधारित और प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर पीठ थपथपाएंगे। खैर, लेकिन चीजें हैं, इंप्लीमेंट होनी चाहिए। बजट एक परंपरा है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और उसे लागू करने के साथ ही धरातल पे उतरे, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जनता का भला हो सके, उसे लाभ मिल सके, तो मुझे लगता है कि सच्चे मायने में बजट का महत्व होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।